तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास है। उत्तराखंड जीके में पहले हम देखेंगे उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में कुछ खास चीज़ें, और उसके बाद फिर उत्तराखंड में जो झील ताल हैं, झरने हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो ये क्रैश कोर्स क्लास है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं। जो आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम हैं, खास करके उत्तराखंड जीके के वनडे एग्ज़ाम या उत्तराखंड पीसीएस या लोअर पीसीएस या आरओ का एग्ज़ाम, उसके लिए आपको ये क्लास बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो बिल्कुल भी समय गंवाते नहीं हैं और तेज़ी से जो फैक्ट और थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि 1967 में राष्ट्रपति ने 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि उत्तराखंड में उस समय उत्तर प्रदेश जो था अविभाजित था। 1967 में उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के लिए राष्ट्रपति ने 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया जो आज उत्तराखंड में हैं। जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी। इसको कहीं बुक्सा पढ़ देते हैं और कहीं बोक्सा पढ़ देते हैं, ध्यान रखना। वैसे सही नाम है इसका बुक्सा। ओके, जो लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं बोक्सा, वो गलत है, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बुक्सा है। तो जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी 1967 में राष्ट्रपति के द्वारा ये 5 जनजातियाँ घोषित हुई। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है कि उत्तराखंड में जनजातियों की आबादी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा आबादी तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी थारू और दूसरे नंबर पर जौनसारी जाति की है, तीसरे नंबर पर भोटिया। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जाति जो है जनजातियों में थारू, दूसरे नंबर पर जौनसारी और तीसरे नंबर पर भोटिया, और सबसे कम जो जाति है वो है राजी। ओके, सबसे कम राजी। तो चौथे नंबर पर कौन सी हुई? देखो, नंबर 1 थारू, नंबर 2 मैंने शायद गलत बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया क्या? नंबर 1 थारू, नंबर 2 जौनसारी, ठीक है, नंबर 3 भोटिया, नंबर 4 बुक्सा और नंबर 5 जो है वो राजी, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति थारू और सबसे छोटी जनजाति राजी। अब इसी में एक सवाल ये आएगा कि किस जनजाति की आबादी लगातार घट रही है? तो राजी जनजाति की आबादी लगातार घट रही है। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो जो है कि दूसरी जातियों में विवाह भी इसका एक कारण हो सकता है, दूसरा मृत्यु दर भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन राजी जनजाति की आबादी जो है लगातार घट रही है, बाकी जनजातियों की आबादी बढ़ रही है। तो सबसे कम जो जनजाति है वो राजी है उत्तराखंड में। मध्य हिमालय में सबसे बड़ी जनजाति है भोटिया। मध्य हिमालय, अगर आपसे पूछे कि मध्य हिमालय की जाति कौन सी सबसे बड़ी है तो भोटिया। अगर आपसे पूछे हिमालय की जाति कौन सी सबसे बड़ी है तो जौनसारी। सुन रहे ना, समझ रहे मेरी बात? हिमालय की पूछे तो सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी, और मध्य हिमालय की पूछे तो सबसे बड़ी जनजाति है भोटिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ सामने बच्चे बैठे हैं, जो आपको चीज़ें याद हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको याद नहीं है या कन्फ्यूजिंग करती हैं उनको आप दोबारा लिख सकते हैं। आप जिस नए स्टूडेंट जो हैं आपके लिए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको सभी लिखनी ठहरी। तबस्सुम अमन जी, स्पेशली जो चीज़ें आप लोगों को याद हैं, जैसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, आपको याद है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के सुनते रहिए। जो चीज़ें याद नहीं हैं उनको लिखिए, ठीक है। तबस्सुम, समय नहीं खराब करना। ओके, तो मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति भोटिया, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू, हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी। गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी, क्योंकि उत्तराखंड में पहले सबसे ज़्यादा आबादी जौनसारी की हुआ करती थी, अब थारू की ज़्यादा हो गई है, तो ये गढ़वाल में इसका संकुल ज़्यादा है, तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी। अच्छा, अब पूछेगा आपसे कुमाऊँ की या तराई भावर की सबसे बड़ी जनजाति थारू। कुमाऊँ की या तराई भावर की या शिवालिक की, कुछ ही पूछ ले आप, तराई पूछ ले, शिवालिक पूछ ले, भावर पूछ ले या कुमाऊँ पूछ ले, तो इसकी सबसे बड़ी जनजाति जो है नंबर 1 थारू और नंबर 2 बुक्सा, ठीक है। हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी आपको मैंने बताई दी। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ऊधम सिंह नगर की सबसे बड़ी जनजाति थारू, उत्तरकाशी की जाट, भोटिया का रूप है, भोटिया अभी आगे बताऊँगा, भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में जाट कहते हैं। तो उत्तरकाशी की जाट, पिथौरागढ़ की भोट या भोटिया, भोटिया, ठीक है ना, हाँ भोट नहीं, भोट भूटान में हो गया, ठीक है ना। पिथौरागढ़ की सबसे बड़ी जनजाति भोटिया, और उसी तरह से देहरादून की और उत्तरकाशी की जौनसारी, और पौड़ी की बुक्सा। पौड़ी जिले में भी बुक्सा जनजाति मिलती है, ठीक है ना। यहीं पर एक शब्द आता है कि देहरादून के जो बुक्सा हैं उन्हें क्या कहते हैं? महर या मेहरा। देहरादून में जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं उन्हें महर या मेहरा कहते हैं, ठीक है। ओके, यहीं पे एक सवाल आएगा कि उत्तराखंड में कौन सी ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? उसका जो पेशा है बेसिकली मछुआरा है मछली पकड़ना, माहीगीर। माहीगीर जनजाति उत्तराखंड में है जो इस्लाम धर्म को मानती है। एक बार सवाल ये आया है।
अच्छा, उत्तराखंड में जनजातियों के लिए विधानसभा में 2 सीट रिजर्व हैं, पहले भी बताया मैंने आपको, चक्राता और नानकमता। और उत्तराखंड में जो जनजाति है, उत्तराखंड की कुल आबादी का 2.9%, लगभग 3%, 2.9% याद रखना। और इनको जनजातियों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो 4% मिला हुआ है। 4% आरक्षण है उत्तराखंड में जनजातियों को, इनकी आबादी है उत्तराखंड में 2.9%। अगर हम जिलेवार बात करें तो जनजातीय आबादी सबसे ज़्यादा और सबसे कम। अगर हम कुल जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी जो हमारे यहाँ जनजाति की उधम सिंह नगर में है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कुल जनजाति की अगर बात करें किसी ज़िले में तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है जनजाति की उधम सिंह नगर में, दूसरा नंबर देहरादून और फिर पिथौरागढ़। देहरादून में देखिए आप जौनसारी, पिथौरागढ़ में आप भोटिया को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर और देहरादून और फिर पिथौरागढ़। सबसे कम जनजाति की आबादी रुद्रप्रयाग ज़िले में है, रुद्रप्रयाग, टिहरी और फिर अल्मोड़ा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऊपर के 3 जिले और नीचे के 3 जिले, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जनजाति, कुल जनजाति, नंबर 1 उधम सिंह नगर, नंबर 2 देहरादून और नंबर 3 पिथौरागढ़, ओके। और सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी और अल्मोड़ा। अब जैसे मान लीजिए हमारे उधम सिंह नगर जिले में लगभग 7 से 9% के बीच में जनजातीय आबादी है उधम सिंह नगर जिले में। हरिद्वार में मान लीजिए 2% है, फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये। हरिद्वार में मान लीजिए 2%, उसकी कुल आबादी का 2% आबादी जनजाति की है। जो सारी जनजाति देहरादून में, मान लीजिए उसकी देहरादून जिले की कुल जनजाति कुल आबादी का 5% है। तो परसेंटेज किस ज़िले में जनजाति का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी यही है, उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़। चाहे कुल आबादी की बात करें जनजाति की या प्रतिशत आबादी की बात करें, यहाँ पर चेंज है। परसेंटेज आबादी की अगर बात करें तो देखो यहाँ रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर था, टिहरी दूसरे नंबर पर था नीचे से। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो टिहरी में जनजाति की परसेंटेज सबसे कम है, दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा और तीसरे नंबर पर पौड़ी। तो इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, कोई फार्मूला बनाओ कैसे भी करो, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको ब्लू कलर में, नीले रंग में जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं ना, वो झीलों से संबंधित हैं, उसको आप ध्यान मत देना, वो अलग से हैं, ठीक है। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, ये क्लास जो है आप लोगों के सामने मेरा रखने का मकसद ये है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए। तो मेरे सामने एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख रखी हैं, जहाँ भी मुझे जगह मिली है वो चीज़ें लिख रखी हैं। यही मेरा लेसन प्लान है, यही आपके नोट्स हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको लिखें। जो आपको रटा हुआ है उसको ना लिखें, और जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है या आपको याद नहीं है, नया मिला है, उसको ज़रूर आप लिख लें। तो फिलहाल जो ब्लैक कलर उससे मैंने लिख रखा है उस पर हम चलेंगे। अब भोटिया जनजाति की बात करें तो भोटिया जनजाति के अलग अलग नाम हैं। चमोली में इन्हें कहते हैं तोलच्छा और मारच्छा, पिथौरागढ़ में जोहारी और शोका। भोटिया जनजाति का चमोली में नाम है तोलच्छा और मरच्छा, ठीक है। पिथौरागढ़ में इसको जोहारी और शोका बोलते हैं। उत्तरकाशी, काशी माने उत्तरकाशी में इसे जाट कहते हैं। लद्दाख में इसको कहते हैं भोंटा, लद्दाख में भोंटा, और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में भोंट। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं भोंट, और लद्दाख में भोंटा। और एक चीज़ और मैं लिखना यहाँ भूल गया, भूटान में इसको कहते हैं क्या, भूटान में क्या कहते हैं, भूटानी, ठीक है। भूटान में इसे कहते हैं भूटानी, ओके। ये आपसे पूछेगा कि भोटिया जनजाति के अलग अलग नाम क्या हैं। अच्छा, अगर अब भोटिया जनजाति की बात करें तो इसका जो मूल निवास है, मूल निवास, ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से पैदा हुए ये, तो ये आप देखें ना, मलारी कहाँ है, माणा और मलारी कहाँ है, चमोली में ना, मलारी घाटी है, मलारी सभ्यता भी है ना। माणा, मलारी, नीति, ये कहाँ हुए, चमोली में। ये तीनों वैली कहाँ हुई, चमोली में। माणा, आपसे वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माणा तो सब कॉमन है, जब लोग जानते ही हैं, है ना। माणा, मलारी और नीति। और इसके अलावा अंगार और जांदुंग कहाँ पर है, आप बताएं। अंगार और जांदुंग वैली, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। नहीं, पहले आपने रुद्रप्रयाग बोला, वो गलत था। आपने हिमाचल बोला, वो भी गलत था। उत्तरकाशी है, तो जो पहले आंसर आया उसे मैं तो उसे ही मानूंगा, लेकिन वो गलत था। तो अंगार वैली, कहीं इसको अंगार वैली लिख देता, कहीं अंगार लिख देता, दोनों बातें एक ही हैं। अंगार वैली और जांदुंग वैली दोनों उत्तरकाशी में हैं। तो ये भोटिया जनजाति के ओरिजिन है, उद्भव क्षेत्र, यहीं से ये पैदा हुई है, या इनके ये मूल निवास स्थान है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि ये जनजाति सबसे ज़्यादा एक जगह पर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। वैसे तो पिथौरागढ़ जिले में मिलती है, लेकिन अगर हम किसी एक खास इलाके की बात करें तो अस्कोट, मुनस्यारी और जोहार, जोहार कहते हैं ना, जोहार पिथौरागढ़, अस्कोट तहसील, मुनस्यारी तहसील और जोहार क्षेत्र जो है, वहाँ पर ये जनजाति सबसे ज़्यादा मिलती है। इसका जमाव जो है सबसे ज़्यादा है। जैसे आप देखें ना, बुक्सा जनजाति, शाहीन सुना बुक्सार, क्या होता है बुक्सार, वो एरिया जहाँ पर बुक्सा जनजाति ज़्यादा है। आप बताएं बुक्सार एरिया कहाँ पर है, आप लोग सुन लें।
बुक्सार का एरिया, वो एरिया जहाँ पर बुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा है उसे कहते हैं बुक्सार, और वो एरिया जहाँ पर थारू जनजाति सबसे ज़्यादा उसे कहते हैं थरुआट। आप बताएं। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे नहीं पता कहाँ बुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, किस ब्लॉक में या तहसील में मिलती है। वैसे तो ऊधम सिंह नगर जिले में बुक्सा, लंगड़ा भोज, हाँ बुक्सा जनजाति सबसे ज़्यादा बाजपुर तहसील में है, ठीक है ना। तो आपका गदरपुर ब्लॉक, बाजपुर ब्लॉक और रामनगर ब्लॉक, रामनगर नैनीताल का रामनगर ब्लॉक, ये तीनों एरिया जो है बुक्सार में है। लेकिन मूल रूप से बुक्सार जो है वो बाजपुर और गदरपुर ब्लॉक में, और बाजपुर ब्लॉक में भी सबसे ज़्यादा जो ये आबादी है बरहनी और उसके आसपास। बरहनी वही आपका लंगड़ा भोज, भट भोज उधर ही हुए, तो उसके आसपास। एक्चुअली हम लोग इनके पास रहते हैं इसलिए हमें ज़्यादा, क्योंकि ये चैनल तो अब पूरी दुनिया में जाएगा ना, वीडियो तो लोग देखेंगे, इतना कैसे। तो हम लोग इनके साथ ही रहते हैं, इनसे हमारा रोटी का नाता भी है, इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी इनके बारे में है। तो ये सर एरिया है जहाँ बुक्सा जनजाति ज़्यादा है। तो सिंपल आप लिख लें, आपसे पूछेगा बुक्सार कहाँ है, तो ऊधम सिंह नगर में है ना। और थरुआट, खटीमा और बनबसा, ये भी ऊधम सिंह नगर, बनबसा चंपावत, सॉरी, ऊधम सिंह नगर और चंपावत का इलाका, खटीमा और बनबसा तहसील जो है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा थारू मिलेंगे आपको। ओके, आगे चलें। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ इसको तुम लोग ध्यान से सुनना, ताकि तुम्हें वीडियो दोबारा ना देखना पड़े, है ना, क्योंकि समय कम है ना। और जो लोग बाद में देखेंगे वो इसको देख लें। अच्छा, सर्वाधिक यहाँ मिलते हैं। अब भोटिया जनजाति जो है, देखो एक जनजाति राजी और एक जनजाति भोटिया और एक जनजाति जौनसारी। इसमें जो भोटिया जनजाति है वो कहते हैं कि मंगोल और तिब्बती रक्त का मिश्रण है, यानी कि मंगोल पुरुष या मंगोल स्त्री और तिब्बती पुरुष या तिब्बती पुरुष स्त्रियों ने जब आपस में शादियां की तो उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं वो भोटिया हैं, ऐसी मान्यता है। जो मानव विज्ञानी कहते हैं, नृ विज्ञानी जिसे कहते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कहता है कि ये मंगोल और तिब्बती मिश्रण है। उसके बाद भोटिया खुद को कहते हैं कि भाई हम खस राजपूत हैं। वो नहीं पुराने ज़माने के आर्यों के बाद आए खस, फिर शक, तो जो खस हैं, है ना, भोटिया कहते हैं हम खस राजपूतों के वंशज हैं। सुन लेना, भोटिया कहते हैं आर्यों के बाद आए थे भारत में खस, कहाँ से आए ये पता नहीं। भोटिया कहते हैं कि हम खस राजपूतों के वंशज हैं। मानव विज्ञानी कहते हैं कि इनके शारीरिक जो विशेषताएं, इनके शरीर के जो लक्षण हैं, ये बताते हैं कि मंगोल और तिब्बती नस्ल की जनजाति है ये, या उसकी जाति है। क्योंकि भोटिया जनजाति और हमारे यहाँ थारू जनजाति जो हैं, ये मंगोलियाई लक्षण जो हैं इनमें खूब मिलते हैं। वही छोटा कद, मंगोलियाई लक्षण क्या है, मंगोलियाई जाति के लक्षण क्या हैं? छोटा कद, पीली त्वचा, चेहरे पे बाल कम, चौड़ा मुंह, चपटी नाक, है ना, छोटी छोटी आंखें, ये सब मंगोलियाई लक्षण हैं। तो ये थारू जनजाति में मिलते हैं और भोटिया जनजाति में मिलते हैं। तो एक बार सवाल आएगा कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मंगोल जनजाति के सबसे नज़दीक है, तो उसका आंसर थारू। ध्यान रखना, भोटिया नहीं, उसका आंसर थारू है, ठीक है ना। किस जनजाति में भोटिया और तिब्बती रक्त का मिश्रण है? थारू। अब यहीं पे एक जाति है जौनसारी। जौनसारी जो है, कभी मंगोलों ने हमला किया था, हमारे यहाँ मंगोलों ने कभी हमला किया। मंगोलों ने पूरे मध्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक हमला किया, एशिया में हमला किया। मंगोलों का हमला इस क्षेत्र में भी हुआ था। तो मंगोल पुरुषों ने यहाँ पर जो मिलने वाली नस्ल होती थी, जिसे कहते थे चंडाल, बढ़ातू, हादी, डोम, ठीक है ना, उनकी स्त्रियों से विवाह किए। उनसे जो संतानें पैदा हुई, ऐसा कहा जाता है कि वो जौनसारी हैं, ऐसा कहा जाता है। अभी जब जौनसारी की बात करूंगा तो और बताऊंगा इसमें। फिलहाल मंगोल प्लस तिब्बती नस्ल है कौन सी? भोटिया। और भोटिया अपने आप को कहते हैं खस राजपूत। अच्छा, भोटिया बेसिकली हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो शिव जी हैं, लेकिन अलग अलग नाम है। क्या नाम है? जैसे गावला, बैंगरेंग चिम और भूमियाल, अपनी भाषाओं में इनके नाम हैं। ये इनके प्रमुख देवता हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन इनके प्रमुख देवता शिव जी हैं। लेकिन फिर भी इन स्थानीय नाम जो हैं इसमें गावला, बैंगरेंग चिम और भूमियाल, ये सारे के जो हैं भोटिया जनजाति के देवता हैं। शिव जी को ये पूछते हैं शेषनाग के रूप में। शिव जी, मैंने लिखा शिव शेष, तो शिव जी को ये शेषनाग के रूप में पूछते हैं। इनका जो सबसे ख़ास त्यौहार है वो है जेठ पुरजई। सबसे खास त्यौहार इनका भोटिया जनजाति का जेठ पुरजई। इसके अलावा पौना जो है एक डांस है, ये विवाह के मौके पर किया जाता है। जैसे पंजाबी जाति है, पंजाब में क्या है भाई, भांगड़ा, गिद्धा, है ना। और उत्तराखंड का फेमस डांस कौन सा है ना? उत्तराखंड का सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कुआं में झोड़ा और गढ़वाल में चांचरी, ठीक है ना। खैर, तो
जेठ पुरजई जो है भोटियाज का सबसे प्रमुख त्यौहार है। पोणा इनका खास डांस है। इसके अलावा तुबेरा और बाजियू ये भी इनके डांस हैं भोटिया जनजाति के, तुबेरा और बाजियू। हुड़का वो एक छोटा ढोल टाइप होता है ना, छोटा ढोल जिसे कहते हैं हुड़का, तो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है इनका हुड़का। अगर आपसे पूछे कि भाई हुड़का सबसे ज़्यादा किस जनजाति से संबंधित है, तो भोटिया जनजाति से संबंधित है, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर हम भोटिया की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात करें तो कई बार सवाल आया कि रिंगालो मोस्टा, जैसे हमारे यहाँ तरह तरह के झाड़ लगे रहते हैं ना, जिसे नरकट कहते हैं, जिससे एक छाछ बुन लेते हैं, टोकरियाँ बुन लेते हैं, बुन लेते नहीं बुनते, और वो हाथ झलने वाले पंखे वगैरह बुन लेते हैं ना, इस टाइप के मूड़े वगैरह बन लेते हैं। तो पहाड़ पे ये रिंगालो मोस्टा इसी तरह का नरकट मिलता है, ये मोटे तने वाली घास। नरकट माने मोटे तने वाली घास। तो इससे तरह तरह की कलात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं, मूड़े बनाए जाते हैं, कुर्सियाँ बैठने की बनाई जाएंगी, चटाइयाँ बनाई जाएंगी। तो सवाल आता है कि रिंगाल और मोस्टा शिल्प में दक्ष कौन सी जनजाति है? भोटिया। ओके। इसके अलावा अब इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन है, भेड़ पालन इनका सबसे प्रमुख व्यवसाय है भोटिया जनजाति का। भोटिया जनजाति अर्ध घुमंतु है। अर्ध घुमंतु का देखो, घुमंतु तो वो हुए जिनका कोई एक ठिकाना है ही नहीं। घुमंतु तो वो पहले आते थे सर आपके बचपन में, वो आते थे ना, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, वो जगह जगह अपने कैंप लगा देते थे। उस कैंप को लोकल भाषा में क्या कहते थे? डेरे, है ना, कि उनका डेरा। और जैसे ही वो आते थे वैसे ही आसपास चोरी डकैती हत्या लूट की घटनाएं बढ़ जाती थी, है ना। लेकिन शायद वो भी अब बस गए कहीं स्थायी रूप से, अब दिखाई नहीं देते ना। कि उनके साथ सबसे ज़्यादा क्या होते थे? पशु होते थे। और वो साहब दिन में घी बेचते थे, आसपास घी दूध दही बेचते थे, और रैकी करते रहते थे किसके यहाँ कितना क्या है, और रात को चल मेरे भैया, है ना। हाँ, अब तो खैर वो आना बंद हो गया, बड़ा डर लगता था उनको देख के। तो पूरे समूह में चलते थे ना, पूरे के पूरे समूह में चलते थे। इतने तगड़े समूह होते थे, अगर बड़े से बड़े गांव पे भी हमला कर दें तो लूट के ले जाएं। ऐसे तो आते थे पहले हमलावर, जो फौज है भाई वो तो सारा सामान अपना लेके चल रहे थे। ऐसी फौज चलती थी, फौजें जो चलती हैं ऐसी चलती थी कि उन्हें पता नहीं था कब लौट के आएंगे। तो सारा साजो सामान और पूरे परिवार के साथ लड़ने वो जाते थे। ठीक है साहब। तो अब तो खैर वो शायद बस गए, क्योंकि वो अब दिखाई नहीं देते, रुद्रपुर से उजाड़ दिए। तो हाँ, अब उनका तो कोई ठिकाना नहीं। बंजारे कह सकते हैं आप उनको, बंजारे, खाना बदोश, चलवासी, घुमंतु। अब भोटिया जनजाति जो है ये साल में लगभग 6 महीने ऊंचे पहाड़ों पर रहती है, और साल में 6 महीने नीचे पहाड़ों में, नीची घाटियों में आ जाती है। जब सर्दियों का मौसम होता है तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली ज़िले की जो निचली घाटियाँ वहाँ पर आते हैं और खेती करते हैं। नीचे आते हैं वो खेती-बाड़ी करते हैं। सीढ़ीदार सवाल आता है सर, कौन सी जनजाति सीढ़ीदार कृषि करती है, कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है? तो झूम कृषि करती है राजी, और सीढ़ीदार कृषि बताया था ना मैंने आपको पहाड़ों पर। तो सीढ़ीदार कृषि करती है आमतौर पर भोटिया। तो नीचे आ जाते हैं और खेतों में सीढ़ियाँ वड़ियाँ बना करके, सीढ़ीदार खेत बना के खेतों को तैयार करके गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में, फिर से बता दूं मैं, सर्दी के मौसम में निचली घाटियों में उतर आते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम होता है अपने पशुओं के साथ ये ऊपरी घाटियों में चले जाते हैं, है ना। तो खेती के साथ साथ ये पशुपालन भी करते हैं, लेकिन इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन है। उनका जो प्रमुख पशु है वो है भेड़। इसके अलावा जीवू इनका एक पशु है, जीवू। तेरे नाम फिल्म देखिए, तेरे नाम, उसमें सलमान खान एक हीरोइन को एक जानवर पर उठा के ले जा रहा है ना, वही है जीवू। ठीक है। तिब्बत में उसको कहते हैं याक, और यहाँ पर उसको कहते हैं जीवू। तो वो उनका प्रमुख पशु है। भेड़ पालन करते हैं। अब भेड़ को किस लिए पालते हैं? मांस के लिए, दूध के लिए और ऊन के लिए। ठीक है। खास तौर पे भेड़ को ही पालते हैं ऊन के लिए। तो जाहिर सी बात है ऊन पैदा करते हैं, तो ऊनी शिल्प में भी ये दक्ष हैं। तरह तरह के शालें, गलीचे, कालीन ये बनाते हैं। जीवू इनका प्रमुख पशु। सीढ़ीदार खेती करते हैं, और ये पुराने ज़माने से तिब्बत से व्यापार करते थे, है ना। अभी कल क्वेश्चन आया भी है कि भारत और तिब्बत व्यापार जो है किस वजह से रुक गया। तो हमारे एक ज्ञानी स्टूडेंट ने आंसर लिखा उसका, डोकलाम विवाद के कारण। अरे भाई 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ था, उसके बाद सीमाएं हमारी सील हो गई थी। तो भोटिया जनजाति या उत्तराखंड के लोग या भारत के किसी भी क्षेत्र के लोग जो तिब्बत से व्यापार करते थे इन रास्तों से होकर के, वो बंद हो गया था। ठीक है ना। इन रास्तों से जो तिब्बत से व्यापार होता था, वो तिब्बत से व्यापार बंद नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड के रास्तों से जो तिब्बत का व्यापार होता था वो बंद हो गया था, या भोटिया जनजाति का व्यापार बंद हो गया था। ठीक है ना। तो 1962 के चीन युद्ध से पहले भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। ठीक है। ऋतु प्रवास या अर्धघुमंतु हैं ये। ठीक है ना।
आएगा कि भाई इसमें से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है, तो भोटिया जनजाति है। ठीक है। एक होता है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी जो है मूल रूप से कीड़ा होता है जो सर्दी के मौसम में बर्फ़ के नीचे अपने आप ही पनपता रहता है। ठीक है। उसके ऊपर तमाम तरह की शैवाल इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो घास जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली घास नहीं होता है, वो कीड़ा होता है। उसका वैज्ञानिक नाम है यारसा गम्बू। नहीं, वैज्ञानिक नाम तो नहीं है उसको, उसका मार्केट में नाम है यारसा गम्बू। उसका जो लोकल नाम है वो है कीड़ा जड़ी, है ना। तो बहुत सारी दवाओं में, यौनवर्धक दवाओं में और पता नहीं कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है, बहुत महंगी बिकती है कीड़ा जड़ी। और कीड़ा जड़ी जो मिलती है वो हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में मिलती है। तो ये लोग जो है गर्मियों में ऊपर जाते हैं और उसको कीड़ा जड़ी जो है उसको भी कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके उससे अच्छी खासी कीमत में वो बिक जाती है। यारसा गम्बू या कीड़ा जड़ी भोटिया जनजाति का प्रमुख पेशा है। ओके, आगे चलें। अब यहाँ तक बात हो गई भोटिया जनजाति की, और अब पियेंगे एक घूंट चाय। ठीक है। तो सर इसको थोड़ा सा पॉज कर दीजिए, एक घूंट चाय पियेंगे बस। तो अब थारू जनजाति की बात कर लें। थारू जनजाति का जो ओरिजिन है, वो कहते हैं कि ये जनजाति जो है राजस्थान में थार से आई है। समझ रहे हैं, ये मिट गया किरात वंशी मंगोल। थारू जनजाति कहाँ से आई है? राजस्थान में थार से आई है, ऐसी मानता है। अब थारू जनजाति का जो कद है छोटा होता है, मुंह चौड़ा होगा, आंखें छोटी होती हैं, नाक जो है चपटी होती है, और जो स्किन का जो कलर है वो पीलापन लिए होता है, और बाल जो हैं इनके शरीर पे कम होते हैं। ठीक है। ये थारू जनजाति की शारीरिक बनावटें, विशेषताएं सबसे ज़्यादा मिलते हैं बनबसा खटीमा में। और ये भी सवाल भी आता है कि थारू जब उत्तराखंड में आए तो सबसे पहले कहाँ आकर बसे, तो बनबसा और खटीमा में आकर बसे। थारू उत्तराखंड में सबसे पहले कहाँ आकर बसे? बनबसा और खटीमा में। ओके। तराई भावर बनबसा खटीमा में ये खूब मिलते हैं। ये मंगोल नस्ल है। ठीक है ना। अब इसको मंगोल नस्ल भी कहा जाता है, और इस जनजाति को उत्तराखंड के जो आदिकालीन निवासी थे किरातों का वंशज जिसे कहा जाता है। किरात जो उत्तराखंड की आदिकालीन जनजाति थी, किरात, उनका वंशज इनको कहा जाता है। किनको? थारू को। अब थारू अपने आप को मानते हैं राणा प्रताप के वंशज। जैसे भोटिया अपने आप को खस राजपूत मानते हैं, उसी तरह थारू जो है ये कहते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। समझ गए? ओके। ये मंगोल नस्ल है, किरात वंशी भी हैं, लेकिन थारू अपने आप को मानते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। ओके। अच्छा, थारू जो है, अच्छा, उत्तराखंड की जितनी भी जनजातियां हैं वो माहीगीर के अलावा सभी जनजातियां हिंदू धर्म को ही मानती हैं, है ना। देवताओं के नाम अलग अलग हैं। तो अब थारू जनजाति भी मूल रूप से वो हिंदू धर्म को ही मानती है। शिव जी जो हैं इनके प्रमुख आराध्य देव हैं। लठ भरवा भोज आता है यहाँ पर। ये क्या है भाई लठ भरवा भोज? हाँ हाँ, विधवा स्त्री है, जब उसका पुनर्विवाह होता है, विधवा स्त्री के पुनर्विवाह के समय जब उसके पिता द्वारा जो आपको भोज दिया जाएगा उसे कहते हैं लठ भरवा भोज। ठीक है। चाला क्या है? चाला, अब तो ये शब्द जो है कि गुम होते जा रहे हैं। चाला को गोना भी कहते हैं, चाला या गोना, है ना। पंजाबी भाषा में एक फिल्म आई थी मुकलावा, एमी विर्क की, अगर आपने देखी हो, नहीं देखी होगी ना, तो वो फिल्म ही चाला, गोना या मुकलावा पे थी। पंजाबी भाषा में उसको कहते हैं मुकलावा। तो अब एक बार शादी हो गई, शादी के बाद जो है विदाई नहीं होगी बेटी की। शादी हो गई, बारात वापस चली जाएगी, विदाई नहीं होगी। शादी के कुछ दिन बाद जो है विधिवत जो है कि जो भी रीति रिवाज हैं उसके द्वारा बेटी की विदाई होगी, तो उसे कहते हैं चाला या गोना। ठीक है। पंजाबी भाषा में उसको कहते हैं मुकलावा। ओके, मैंने देखी थी वो फिल्म, चाला या गोना। तो अभी आपका जो ईओ का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया भी था। तो चाला या गोना जो है थारू जनजाति का रिवाज है। इसके अलावा जो है टैटू, है ना, तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? गोदना गुदवाना। थारू, बुक्सा, भोटिया भी इसके लिए इस चीज़ को काफ़ी मतलब पसंद करते हैं, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टैटू बनवाना। इसे हिंदी में गोदना गुदवाना भी कह सकते हैं, है ना। हिंदी में तो नहीं, हम देशज शब्दों में कह सकते हैं गोदना गुदवाना। तो टैटू, इस समाज की जो स्त्रियां हैं उन्हें अपने शरीर पर टैटू बनवाना, ये गोदना गुदवाना काफ़ी पसंद है। इनका एक खास त्यौहार है बजहर। ये वर्षा ऋतु में होता है आमतौर पर, और इसमें होता क्या है कि गांव में
किसी एक बड़े पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ हो तो क्या कहना, गांव में किसी एक बड़े पेड़ के नीचे देवता की पूजा की जाती है और पूरा जो गांव है वो भोज का आयोजन करता है, उसे आप लंगर भी कह सकते हैं। तो ये जो त्यौहार है उसे हम कहते हैं बलधर। उसके बाद बदला, बदला या तीन टिकती, ये आपके एग्ज़ाम में भी आया ईओ में, बदला या तीन टिकती प्रथा। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसकी जहाँ पर शादी हो रही है, उसकी जहाँ पर शादी हो रही है तो उसी परिवार की लड़की उसके परिवार में, यानी कि दोनों परिवार जो हैं बेटी देना भी और बेटी लेना भी एक ही परिवार में शादियाँ करेंगे, इसको कहते थे बदला या तीन टिकती प्रथा, बदला प्रथा या तीन टिकती प्रथा। ठीक है साहब, आगे चलें। उसके बाद ऐसी मानता है कि चावल से बनी जो शराब है जिसे कहते हैं थार, उसके शौकीन हैं, चावल से बनी शराब जिसे थार कहते हैं उसके शौकीन हैं, उसको खूब पीते हैं, इसलिए भी इनका नाम थारू पड़ गया। देखो इनका नाम थारू क्यों पड़ा, कोई कहते हैं कि राजस्थान में थार से आए इसलिए इनका नाम थारू पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि चावल से बनी शराब जिसका नाम है थार उसका सेवन करते हैं, वो इन्हें प्रिय है तो इसलिए भी इनको थारू कहते हैं। अब जो भी है, मछली चावल इनका जो है, मछली और चावल जो है इनका प्रमुख भोज्य पदार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिवाली को ये शौक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। दिवाली का जो त्यौहार है, सवाल आता है कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। थारू जनजाति दिवाली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाती है। और एक जनजाति और है जो दिवाली को मनाती है बूढ़ी दिवाली के रूप में। जौनसारी जनजाति जो राष्ट्रीय दिवाली होती है ना, राष्ट्रीय दिवाली के 1 महीने बाद अपनी दिवाली मनाती है, उस दिवाली को कहते हैं बूढ़ी दिवाली, जौनसारी जनजाति। ठीक है ना। और जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाती है। ओके, अच्छा यहीं पर एक जो दशहरा त्यौहार है उसे पांचों या पायथा के नाम से कौन मनाते हैं, जौनसारी। ठीक है ना साहब, जौनसारी जो हैं, मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये है पांचों या पायथा को, दशहरा को, जौनसारी जो हैं दशहरा को पांचों या पायथा के नाम से मनाते हैं। और दिवाली जो राष्ट्रीय दिवाली होती है उसके 1 महीने बाद उसे बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाते हैं। ठीक है, और थारू दिवाली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब पता आप थारू या बुक्सा गांव में आप जाएंगे ना, तो आपको जैसे आप अल्पना या एपण कहते हैं ना, अल्पना एपण कहते हैं, बारबूंद कहते हैं, डिकारे कहते हैं, तो आपको इनके घरों में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, पहले कच्चे घर होते थे, तो गोबर से लिपाई पुताई करने के बाद जो खास करके जो लाल रंग होता, अलग अलग लाल रंगों से उंगलियों से या हाथ से तरह तरह की कलाकारी करते थे ये दीवारों पर सजाने के लिए। अब तो पेंट हो गए, तो पेंटिंग में चित्र बना दिए जाते हैं, तरह तरह के कलर से चित्र बना दिए जाते हैं। उससे पहले दीवारों पर अलग अलग नमूने बनाए जाते थे, तरह तरह के चित्र बनाए जाते थे, उस कला को बारबूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बारबूंद। खैर दीवारों पर ये अलग अलग चित्र बनाते हैं अपने घरों में, है ना, चाहे वो कोई देवी हों या खास करके या देवता हों, नाग देवता हों, उनके अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर। होली पर ये लोग करते हैं खिचड़ी डांस, युवक युवतियाँ दोनों मिल करके डांस करते हैं होली के मौके पर, जिसे कहते हैं खिचड़ी डांस। सवाल आता भी है कि खिचड़ी डांस जो है वो कौन सी जनजाति में लोकप्रिय है, तो थारू जनजाति में लोकप्रिय है। ठीक है, इनका जो प्रमुख पेशा थारू का वो खेती किसानी कृषि है इनका प्रमुख पेशा। देखिए थारू और बुक्सा जो थे शुरू में इनका जो पेशा था वो था शिकार और संग्रह। संग्रह का मतलब जंगल से जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलें उन्हें इकट्ठा कर लेना या शिकार कर लेना। लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थायी रूप से बस गए हैं। खास करके जो कुमाऊँ के जो थारू हैं वो स्थायी कृषक हो चुके हैं, परमानेंट बस गए हैं और खेती करते हैं। तो खैर कृषि इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, और थारू सबसे ज़्यादा जो खेती करते हैं वो धान की करते हैं, धान की खेती सबसे ज़्यादा करते हैं। थारू होली का त्यौहार 8 दिन तक मनाते हैं। तो थारू दिवाली को शौक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, होली का त्यौहार थारू 8 दिन तक मनाते हैं। जौनसारी जनजाति बूढ़ी दिवाली मनाती है राष्ट्रीय दिवाली के 1 महीने बाद, और जौनसारी जनजाति दशहरा को मनाती है पांचों या पायंतों के नाम से। ठीक है, अब उसके बाद बुक्सा जनजाति। अब देखिए ना, बुक्सा जनजाति जो है, देखिए थारू जनजाति कहती है कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। बुक्सा जनजाति के बारे में मानता यह है कि जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई राणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच में, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राणा प्रताप को पलायन करना पड़ा। वहाँ से राणा प्रताप जो है पलायन करके जंगलों में, और उन्होंने वहाँ से गुरिल्ला युद्ध या आज़ादी की लड़ाई अपनी लड़नी शुरू कर दी। तो राणा प्रताप की सेना
कि कुछ सैनिक जो हैं पलायन करके अलग अलग जगहों में चले गए। उन्हीं में से कुछ सैनिक आए आपके उत्तराखंड के जंगलों में। वो जो सैनिक आए यहाँ पर, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि राणा प्रताप की सेना के बहुत सारे सैनिक जो थे वो शहीद हो गए। राणा प्रताप की सेना के बहुत से सैनिक शहीद हो गए। अब उनकी जो विधवाएं थीं, उन सैनिकों की जो विधवाएं थीं, अपने नौकरों के साथ यहाँ पर आ गई अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और जान बचाने के लिए उत्तराखंड के जंगलों में आ गई। और भी गई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आई वो उत्तराखंड के जंगलों में आई अपने नौकरों के साथ। बाद में इन्हीं नौकरों से इन लोगों ने विवाह कर लिए, इन स्त्रियों ने इन नौकरों से शादियाँ कर ली। तो इनसे जो संतानें पैदा हुई, कहते हैं कि वही बुक्सा जनजातियाँ, यानी कि राणा प्रताप की सेना में जो सेवक थे उन्हीं के वंशज जो हैं वो आज बुक्सा जनजाति के लोग हैं। ठीक है, ऐसी मान्यता है। मैं ये नहीं कह रहा इनके बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में, ऐसी एक मान्यता है। लेकिन बुक्सा जनजाति के लोग जो हैं अपने आप को कहते हैं पंवार राजपूत। ये खुद को कहते हैं पंवार राजपूत। ओके, राणा प्रताप के सेवक भी ये माने जाते हैं, उनकी सेना के सेवक माने जाते हैं, लेकिन ये खुद को अपने आप को कहते हैं पंवार राजपूत। थारू क्या कहते हैं अपने आप को? राणा प्रताप के वंशज। और भोटिया क्या कहते हैं अपने आप को? खस राजपूत। क्लियर है? ओके, आगे चलें। इनका जो प्रमुख तीर्थ कह लें या प्रमुख मेला कह लें वो काशीपुर में चैती, जो चैती देवी का मंदिर है, माता बालसुंदरी का मंदिर है ना वो चैती, हाँ, माता बालसुंदरी या माता बालसुंदरी का जो मेला लगता है ये इनकी सबसे प्रमुख आराध्य देवी हैं काशीपुर में। और चैती ही इनका जो सबसे बड़ा मेला भी है। इसके अलावा अटरिया मेले को भी इसको खूब मनाते हैं। रुद्रपुर में जो अटरिया देवी का मेला होता है उसको भी मनाते हैं। लेकिन चैती में माता बालसुंदरी के मंदिर में जो मेला लगता है, जिसे चैती मेला कहते हैं, वो इनका सबसे प्रमुख त्यौहार भी है, सबसे प्रमुख मेला भी है। और माता बालसुंदरी इनकी सबसे प्रमुख देवी भी है। ठीक है, इनके गांव को या इनका जो निवास स्थान है उसे मजरा पुरवा कहते हैं। बुक्साओं के हम जैसे अपना है ना मजरा हसन, तो मजरा या पुरवा कहते हैं। ओके, अब खेती बाड़ी करना और शिकार करना, आखिर माने शिकार करना ये इनका पेशा है। इसके अलावा नरकट शिल्प, नरकट शिल्प का मतलब वही नरकट क्या हुए, ऐसी झाड़ियाँ जिनके तने जो है मजबूत होते हैं, उनसे तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाना, वो हो जाता है नरकट शिल्प। तो ये भी इनका पेशा है। भोटिया इसका भी ये पेशा है। भोटिया, रिंगाल और मोष्टा से नरकट शिल्प का काम करते हैं। उसके बाद आती है आपकी जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति का मूल निवास है जिसे हम कहते हैं जौनसार भावर। अब ये जौनसार भावर का है, ये कालसी, चक्राता और त्यूनी, कालसी, चक्राता और त्यूनी 3 तहसीलें हैं जहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं। कालसी देहरादून में है, चक्राता भी देहरादून में, और त्यूनी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। त्यूनी तहसील कहाँ पर है? उत्तरकाशी में भाई। ठीक है ना, तो कालसी, चक्राता ये देहरादून और त्यूनी जो है वो उत्तरकाशी में। ये 3 तहसीलें हैं जहाँ पर जौनसारी जनजाति सबसे ज़्यादा भी मिलती है और इनका जो मूल निवास है वो भी यहीं पर है। अच्छा, इनका जो निवास स्थान है, इनका जो एरिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना थरवाड या बुक्सार, तो ये लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं उसे कहते हैं जौनसार भावर। अब जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि जौनसारी जनजाति जो है अपने आप को पांडवों और कुंती का वंशज कहती है जौनसारी जनजाति, और माता कुंती को अपना आराध्य देवी मानती है जौनसारी जनजाति। लेकिन जो मानव विज्ञानी है वो कहते हैं कि ये मंगोल और डोम जाति का मिश्रण है, मंगोल और डोम रक्त का मिश्रण है। कौन सी जाति? जौनसारी जनजाति। ठीक है, आगे चलें। जौनसारी जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं महासू, महासू या महाशिव। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि महासू या महाशिव जो हैं वो एक जगह ठहरते नहीं हैं, घूमते रहते हैं वो, इसीलिए इनको कहते हैं चलांदा, जो एक जगह ठहरते नहीं। महासू या महाशिव जो हैं वो एक जगह ठहरते नहीं हैं, एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है चलांदा। ठीक है, अच्छा, जौनसारी जनजाति सबसे ज़्यादा आपको हनोल में मिलेगी, दूसरे नंबर में मिलेगी, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं। जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो है हनोल उत्तरकाशी में, और दूसरा लाखा मंडल देहरादून में। जौनसारी जनजाति का सबसे खास या सबसे बड़ा जो तीर्थ है, नंबर 1 हनोल और नंबर 2 लाखा मंडल। ठीक है, बूढ़ी दिवाली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इनका जो सबसे खास त्यौहार है बिसु है, बिसु, बैसाखी को ये बिसु के नाम से मनाते हैं। इसके अलावा एक त्यौहार और इनका जागड़ा, जैसे गणेश विसर्जन होता है ना, गणपति बाबा मोरया, है ना, अगले वर्ष तो जल्दी आ, तो साल में एक बार जो है ये इनके देवता हैं महासू। किसका रूप है? वो शिव जी का। जौनसारी जनजाति का सबसे प्रमुख देवता क्या है? महासू या महाशिव, महाशिव या महासू शिव जी का रूप है। ये इनके सबसे प्रमुख आराध्य देव हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जो है
वो संभवतः उनका जन्मदिन ये मनाते हैं, और उस दिन जो है लोग स्वयं भी स्नान करते हैं किसी नदी में। इसके अलावा अपनी मूर्तियों को ले जाते हैं जुलूस की शक्ल में, और मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। ये कहलाता है इनका त्यौहार जागड़ा। ठीक है। इसके अलावा हारुल जो है इनका एक फोक डांस है, लोक नृत्य है जौनसारी जनजाति का। इसे परात नृत्य भी कहते हैं, हाथ में परात लेकर के डांस किया जाता है। कौन सा डांस? हारुल। जौनसारी जनजाति का ये नृत्य है, हारुल लोक नृत्य। अब जौनसारी समाज जो है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है ना, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है साहब। जैसे इसमें होते हैं खसास, जो कि खसास ब्राह्मण और खसास राजपूत जौनसारी जाति में सबसे उच्च वर्ग माना जाता है, कुलीन वर्ग माना जाता है। खसास ब्राह्मण, खसास राजपूत। एक होते हैं कारीगर, एक होते हैं कोल्टा। कोल्टा जो है इसमें सबसे निम्न वर्ण माना जाता है, जौनसारी जनजाति में सबसे जो निम्न वर्ण माना जाता है वो कोल्टा माना जाता है। इसके अलावा ये लोग जो हैं लकड़ी की अलग अलग कलात्मक वस्तुएं बनाते भी हैं, उनका संग्रह भी करते हैं। कौन? जौनसारी जाति के लोग। ठीक है ना, आगे चलें। अब एक ऊनी पोशाक है जिसे कहते हैं सोनतुणु, इस जाति की महिलाएं उसको पहनती हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, तो सोनतुणु जो है ऊनी पोशाक है, इस जनजाति की महिलाएं उसे खूब पहनती हैं। और एक ऊनी टोपी होती है जिसका नाम है सिंकोली। तो सिंकोली और सोनतुणु किस जनजाति से संबंधित हैं आपसे पूछ सकता है, तो जौनसारी जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा झगा, गाउन जैसा होता है, ये जौनसारी जाति की स्त्रियाँ ही इसको पहनती हैं, सोनतुणु, सिंकोली और झगा। ठीक है। फिर राजी या वनरावत, राजी या वनरावत, ये जनजाति जो है मूल रूप से अपने आप को रजवार राजपूत कहती है, रजवार घराने के राजपूत कहती है। कौन सी जनजाति? राजी या वनरावत। राजी को वनरावत भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा रहती है जनजाति डीडीहाट, नंबर 1 डीडीहाट और नंबर 2 धारचूला। इनका जो निवास है सबसे ज़्यादा नंबर 1 डीडीहाट और नंबर 2 धारचूला तहसीलों में। ठीक है। क्यों? कौन सी जाति का? राजी जनजाति का ना, इसका निवास सबसे ज़्यादा नंबर 1 डीडीहाट और नंबर 2 धारचूला में। ओके। अब राजी जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं वागनाथ, ये भी शिव जी का रूप है। देखिए इनके सबसे प्रमुख देवता गावला, बैंगरिंगचिम और भूम्याल, शिव जी को शेषनाग के रूप में पूजते हैं। थारू जनजाति के सबसे प्रमुख देवता जो हैं शिव जी हैं। जौनसारी जाति के महासू या महाशिव और राजी जनजाति के बागनाथ, इनके सबसे प्रमुख देवता कौन है? बागनाथ। ठीक है। और इनकी जो भाषा है राजी जनजाति की, मुंडा भाषा, मुंडा भाषा ये लोग बोलते हैं। ठीक है। इनमें बाल विवाह का चलन है, पलायन विवाह का। पलायन का मतलब अपनी इच्छा से किसी दूसरे के साथ विवाह कर लेना। ठीक है ना, पलायन विवाह। ओके। तो बाल विवाह का भी है और उनमें पलायन विवाह का भी है। इसके अलावा ये तरह तरह के शिल्प में, खास करके जो लकड़ी से तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, काष्ठ शिल्प में ये दक्ष हैं। देखिए जौनसारी जनजाति जो है काष्ठ शिल्प में लकड़ी की वस्तुएं बनाती हैं, लकड़ी के तरह तरह की कलात्मक वस्तुएं बनाती हैं और उनका संग्रह भी करती हैं। लेकिन कहा सवाल आ जाए कि लकड़ी शिल्प या काष्ठ शिल्प या वुड क्राफ्टिंग में सबसे दक्ष कौन है, तो राजी जनजाति। ठीक है। झूम काटिल विधि से खेती करते हैं। झूम काटिल मैंने आपको पढ़ाया कृषि में, जंगलों को साफ करना और उसमें खेती करना, और जब उसकी पैदावार घट जाए तो फिर आगे बढ़ जाना, फिर नए जंगल को साफ करना और उसमें खेती बाड़ी करना। तो ये झूम काटिल विधि कहलाती है। इस विधि से ये लोग खेती करते हैं। इसके अलावा राजी जनजाति को आदर्श व्यापारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? अब तो खैर सामाजिक तालमेल इनका होने लगा है। पहले ये कहा जाता था कि आम समाज से, मुख्य धारा से अलग होकर के रहते थे। तो करते क्या थे कि जिस शहर, कस्बे या गांव के आसपास ये रह रहे हैं जंगल में, रात को आते थे, तरह तरह की लकड़ियाँ के सामान दुकानों के सामने रख देते थे। अब दिन खुलता था, दुकानदार आते थे और जितनी कीमत की वो चीज़ें उनको दे गए थे, उसी कीमत के हिसाब से जो ज़रूरत का सामान होता था, फल फूल सब्जी जो भी है, घी तेल चीनी नमक जो भी है, वो उन्होंने रात को दुकान बंद करने के बाद अपनी दुकान खोल करके बाहर रख देना। अब ये लोग आते थे रात को और उसको उठा करके ले जाते थे, यानी कि आम समाज से अलग रहते थे। तो इनको कहा जाता था आदर्श व्यापारी। ठीक है सर। तो ये मैंने आपसे जनजातियों की बात की है। अब जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा है। बहुपति समझते हैं, एक स्त्री के कई पति, बहुपति प्रथा है। लेकिन इसमें ये जनजाति जो है महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाली जनजाति भी है। जौनसारी जनजाति महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाली जनजाति है, समझ रहे हैं। इसके अलावा भोटिया और बुक्सा जो जनजाति हैं उसमें पिता यानी कि पितृ सत्तात्मक मतलब पुरुषों की ज़्यादा चलती है, पुरुषों का ज़्यादा महत्व है। ठीक है ना। मातृ सत्तात्मक का मतलब ये है कि भाई किसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो।
किसके मत को, किसकी बात को, किसके विचार को, किसके हुक्म को, किसके आदेश को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तो मातृ सत्तात्मक यानी कि माता को, पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता को। पढ़ते हो ना, जैसे आर्य संस्कृति क्या थी, वो पितृ सत्तात्मक थी और सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, है ना। तो भोटिया और बुक्सा जनजाति जो है वो पितृ सत्तात्मक है और थारू जनजाति जो है वो मातृ सत्तात्मक है। अब महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं जौनसारी, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज़ादी जो देते हैं वो थारू देते हैं, ठीक है ना। आज़ादी समझ लें भाई, कोई रोक टोक नहीं लगानी कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ऐसा कुछ नहीं है। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं जौनसारी, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज़ादी जो देते हैं वो देते हैं थारू, ठीक है। थारू लोग जो हैं इनकी जो प्रमुख पोशाक है वो है धोती, लंगोटी, चोटी। धोती, लंगोटी, चोटी जो है वो इनकी खास पोशाक है, किनकी, थारू लोगों की, ओके। अब कुमाऊं के जो थारू हैं वो स्थायी कृषक हैं, परमानेंट रूप से रहने वाले किसान हैं, परमानेंट रूप से बसने वाले कृषक हैं, ठीक है। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैनीताल झील की। और नैनीताल झील के बारे में मानता यह है कि इस झील का जो निर्माण हुआ था वो माता पार्वती या सती पार्वती के आंखों से जो आंसू बहे थे उसकी वजह से हुआ था। मानता है कि इस स्थान पर माता पार्वती के नैन गिरे थे, नेत्र या आंखें गिरी थीं, तो उन आँखों से या नेत्रों से जो आंसू बहे थे उन आंसुओं से ये झील बनी। तो उसी झील के किनारे माता पार्वती का मंदिर है जिसे हम कहते हैं नैना देवी। ध्यान रखना, नैनों के नाम से है नैना देवी का मंदिर, ठीक है ना। कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी हैं नैना देवी जी। लेकिन जो भूवैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि जो कुमाऊं की जो झीलें हैं, कुमाऊं की ज़्यादातर झीलें जो हैं, जिसमें से नैनीताल और उसके आसपास की जो 7 ताल झीलें हैं, रामताल, सीताताल, नल दमयंती ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल वगैरह वगैरह, ये जो झीलें हैं ये बनी हैं एवलेंच से। एवलेंच का मतलब हिमस्खलन। एवलेंच समझते हैं ना, बर्फीला तूफान। एवलेंच माने बर्फीला तूफान। तो बर्फीले तूफान आए, बर्फीले तूफान का मतलब ये है कि बड़े बड़े ग्लेशियर टूट के नीचे को बहे हैं, उनकी रगड़ से ये झीलें बनी हैं। और जो नैनीताल झील है वो हिमस्खलन से बनी है, ऐसा कहते हैं भूवैज्ञानिक। और जो पौराणिक मानता है वो ये है कि ये माता पार्वती के नैनों से बहे आंसू से बनी है। खैर जैसे भी है। अब नैनी झील के बगल में ही एक समतल मैदान है जिसे कहते हैं फ्लैट्स, ठीक है ना, फ्लैट्स। नैनीताल झील के बगल में ही समतल मैदान है जहाँ पर खेल का मैदान और पार्किंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। जो लोग नैनीताल गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उसे फ्लैट्स कहते हैं। तो जो फ्लैट्स बना है वो किसी ज़माने में हुए लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन से बना है। जहाँ पर आज फ्लैट्स है वहाँ तक नैनीताल झील का विस्तार था, लेकिन भूस्खलन की वजह से नैनी झील का कुछ हिस्सा जो है वो पट गया। अब सवाल आता है कि नैनी झील जो है वो कितनी पहाड़ियों से या कितने पर्वतों से घिरी हुई है? बताएं सर, नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है? हाँ, नैनी झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। और हेमकुंड पर्वत, सॉरी हेमकुंड झील, हेमकुंड या लोकपाल झील, हेमकुंड या लोकपाल झील, नीचे कहाँ लिखा मैंने कहीं? हाँ, ये है ना हेमकुंड, ठीक है ना। हेमकुंड झील जो है, चलिए खैर अभी आगे बात करेंगे। नैनी झील जो है वो 7 पहाड़ियों से घिरी है। इन 7 पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चाइना पीक, जिसे हम कहते हैं ना चाइना पीक। चाइना पीक जो है इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, नैनी झील, ओके। 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। अच्छा खैर, नैनी झील को मानस खंड में कहते हैं ना, मानस खंड समझ रहे हैं, नैनी झील को मानस खंड में कहा गया त्रिऋषि सरोवर। मानस खंड में नैनी झील को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। नैनी झील 1500 मीटर लंबी है, 510 मीटर चौड़ी है और 26 मीटर ये गहरी है। 1510 मीटर लंबी, 510 मीटर चौड़ी और 26 मीटर गहरी है ये। मानस खंड में इसको कहा गया त्रिऋषि सरोवर। ऐसी मानता है कि इसका जो निर्माण है वो पुलस से पुलह और अत्रि ऋषियों ने कराया। देखिए पौराणिक मान्यता है, एक तो यह है कि नैना देवी जो सती नैना हैं या सती पार्वती हैं, उनके नैनों से जो अश्रुधारा बही उससे झील का निर्माण हुआ। एक मानता यह है कि ऋषि पुलस से पुलह और अत्रि ने इसका निर्माण किया, ठीक है साहब, इसीलिए इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। और साइंस क्या कहती है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो हिमस्खलन या एवलेंस से हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सबसे ऊंची पीक जो है यहाँ पर चाइना पीक है, और यहीं से एक नाला निकलता, पहाड़ में एक शब्द आता है गधेरा। जो बरसाती नाले होते हैं ना उसे कहते हैं गधेरा, और बड़ी बड़ी जो घाटियाँ होती हैं उन्हें नदी कहते हैं। जो बरसाती नाले होते हैं उन्हें गधेरा कह देते हैं पहाड़ में। तो एक्चुअली बलिया नाला जो है वो गधेरा है, नैनी झील से निकलता है, और काठगोदाम के पास आकर के इसी बलिया नाले का नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है? गोला नदी।
जो काठगोदाम हल्द्वानी में जो गोला नदी है ना, जिस पर ये अब जमरानी डैम बनने को जा रहा है, जमरानी बांध या जमरानी डैम बनने को जा रहा है, तो एक्चुअली ये जो गोला नदी है ये बलिया नाले के रूप में नैनी झील से निकलती है। ठीक है। अब 1841 में नैनीताल की खोज हुई थी और सीपी बैरन ने नैनीताल को खोजा था। 1841 में सीपी बैरन ने नैनीताल को खोजा था और 1854 में नैनीताल को बनाया गया था कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर या मुख्यालय। ध्यान रखना, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये समुद्र तल से एक बार एक इंटरव्यू मुझसे पूछ लिया था। सबसे पहला इंटरव्यू दिया था मैंने यूपीपीसी लोअर सबऑर्डिनेट का, बच्चा ही था मैं उस समय, अभी बच्चे ही हूँ खैर, लेकिन उस समय बच्चे ही था मैं 22-23 साल का। तो मुझसे पूछ लिया था कि नैनी झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1938 मीटर। मुझे कुछ नहीं पता था, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे रट गया। तो जब भी मैं नैनी झील पढ़ाता हूँ तो मुझे ये किस्सा उस दौर का याद आ जाता। ठीक है साहब। तो 1938 मीटर ऊंची है नैनी झील समुद्र तल से। उसके बाद आता है सहस्ताल। टिहरी जिले में है ये सहस्ताल, टिहरी जिले में, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 4600 मीटर। अगर इसका पानी शांत हो, साफ़ हो, तो आप गौर से देखेंगे तो इसकी तलहटी में आपको स्लेट से बनी लाखों चौकियाँ दिखाई देंगी। चौकी समझते हैं ना, बैठने की जगह, स्लेट से बनी हुई लाखों चौकियाँ इसकी तलहटी में आपको दिखाई देंगी। और इसी के पास है यमताल, टिहरी जिले में इसी के पास है यमताल। इसे कहते हैं बर्फ़ से ढका ताल। अक्सर पानी जमा रहता है, पानी जमा हुआ रहता है इसका, तो इसलिए इसको कहते हैं बर्फ़ से ढका ताल। अच्छा, सहस्ताल जो है ना, उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील भी है और सबसे गहरी झील भी है। ध्यान रखना, आगे बताऊँगा आपको। सहस्ताल जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील भी है। ठीक है। अच्छा, अब सहस्त्रधारा, मसूरी और दून के पास एक झरना है, गंधक का झरना कहते हैं इसको, है ना, यानी कि इसके पानी में गंधक खूब मिलती है। कहते हैं कि इसमें नहाने से जो स्किन डिजीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। खैर, सहस्त्रधारा जो है मसूरी या देहरादून के पास है, गंधक का झरना, और मसूरी के पास ही है टिहरी जिले में कैंपटी फॉल। फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये, मसूरी लोग घूमने आते हैं समय निकाल कर, तो कैंपटी फॉल भी जाते हैं। तो ये अक्सर लोग कहते हैं कहाँ पर, मसूरी में नहीं है कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल जो है वो टिहरी जिले में है। हाँ, मसूरी से 9-10 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग कहते हैं, जैसे आमतौर पर ना भाई, वो हरिपुरा डैम कहाँ है, तो गदरपुर में है, तो गदरपुर में नहीं है, गदरपुर ब्लॉक में जरूर है वो, लेकिन गदरपुर में नहीं है, गदरपुर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसी तरह से कैंपटी फॉल जो है वो मसूरी के पास है, लेकिन टिहरी जिले में है। मसूरी देहरादून जिले में, ध्यान रखना, मसूरी जो है वो देहरादून जिले में। और इसी मसूरी दून के पास है सहस्त्रधारा, जो कि झरना है। मैंने ताल बोल दिया कि सहस्त्रधारा, ओ सॉरी, आई एम सॉरी। तो सहस्त्रधारा जो है वो गंधक का झरना है। आई एम सॉरी, सहस्त्रधारा ये ताल नहीं है, ये गंधक का झरना है। मसूरी देहरादून के पास सहस्त्रताल एक्चुअली ले गया झील है। कहाँ पर है सहस्त्रताल? टिहरी में। अच्छा, आगे चलते हैं। उसी तरह से रुद्रप्रयाग जिले में एक झील है ऊखीमठ। ठीक है साहब, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जिले में है, और यहाँ पर इस झील के अंदर जो चौखंबा पर्वत है उसका प्रतिबिंब बनता है। किसका? चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब बनता है। मैंने लिखा है प्रतिबिंब। ठीक है, आगे चलें। डोडीताल उत्तरकाशी में है। कितने कोने हैं डोडीताल में? तवसुम, हाँ, 6 कोनों वाला ताल है। और यहाँ पर एक सुंदर मछली मिलती है जिसे कहते हैं द्राउड़। यहाँ पर सुंदर द्राउड़ मछली मिलती है। नैनी झील में भी आपको मिलेगी सुनहरे रंग की मछली, द्राउड़ मछली। तो डोडीताल में द्राउड़ मछली खूब मिलती है। अच्छा, उत्तराखंड में कौन सी ऐसी मछली है जो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है और उत्तराखंड में जो नदियाँ हैं, ठंडी ठंडी नदियाँ, वहाँ खूब मिलती है? महाशीर मछली। ठीक है ना, महाशीर। उसके संरक्षण और बचाव प्रजनन के लिए काम भी चल रहा है। ओके, आगे चलें। सातताल झील जो है एक्चुअली नैनीताल में रामताल, सीताताल, लक्ष्मणताल, इसके अलावा नल दमयंती ताल, कुछ और ताल हैं। इन सभी झीलों के समूह को कहा जाता है सात ताल। रामताल, सीताताल, नल दमयंती ताल, लक्ष्मण ताल, खुरपा ताल, इन सभी तालों के इन सभी तालों के या झीलों के समूह को कहा जाता है सात ताल। ठीक है साहब। आमतौर पर सात ताल जो है वो रामताल, सीताताल और लक्ष्मण ताल का समूह है। ये रामताल, सीताताल और लक्ष्मण ताल का नाम है। ठीक है। तो सूखा ताल नैनीताल में ही, सूखा ताल भी नैनीताल में मिलता है। ओके, आगे चलें। इसके बाद रूपकुंड कहाँ है? चमोली जिले में। अच्छा, रूपकुंड को उत्तराखंड का रहस्य ताल भी कहते हैं।
रहस्यमयी ताल। क्यों कहते हैं इसको रहस्यमयी ताल? इसको कंकाली ताल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दरअसल रूपकुंड जो है समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर है, 4850 मीटर की ऊंचाई पर है, चारों ओर ग्लेशियर से घिरी हुई झील है ये। तो इसके बारे में ना कहा जाता है कि इस झील के अंदर और झील के आसपास ही बहुत सारे नरकंकाल मिलते हैं, और उसके बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं है। शाम को मिलेंगे सर? हाँ, मैं मिलूँगा शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक। तो इसके बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं है कि ये जो नरकंकाल है ये आए कहाँ से, एक्चुअली ये नरकंकाल कहाँ से आए, किसी को इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि किसी ज़माने में महाराजा यशधवल और रानी बिल्पा कैलाश यात्रा पर जा रहे थे। महाराजा यशधवल और रानी बिल्पा अपनी फ़ौज के साथ या अपने साथियों के साथ कैलाश यात्रा पर जा रहे थे, तो वो किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए और सारे जो है मृत्यु का शिकार हो गए। तो ये जो नरकंकाल है सब उन्हीं के हैं, ठीक है ना। कोई कहता है कि साहब नहीं, ये राजजात यात्रा जब यहाँ से गुजरी तो उसी समय यहाँ पर तूफान आ गया, कोई बर्फीला तूफान आ गया, तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये जो कंकाल हैं राजजात यात्रियों के हैं, ठीक है साहब। अब किसके हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहानियाँ हैं ये। अब राजजात यात्रा जो है, खैर अब जो रूपकुंड है जो बेदनी बुग्याल के पास है, कौन सा बुग्याल? बेदनी बुग्याल। रूपकुंड झील जो है वो बेदनी बुग्याल के पास है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल के पास है, ज्यूरांगली घाटी में। कौन सी घाटी में? आपसे पूछ सकता है कि रूपकुंड झील किस घाटी में है, तो ज्यूरांगली घाटी में है, बेदनी बुग्याल के पास है, और 4850 मीटर इसकी समुद्र से ऊंचाई है। रूपकुंड से करीब 17 किलोमीटर आगे 5060 मीटर की ऊंचाई पर है होमकुंड झील। होमकुंड झील एक ही जगह पर नहीं है, रूपकुंड से करीब 17 किलोमीटर आगे है, 5060 मीटर की ऊंचाई पर। मानता है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, और कहते हैं कि भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने अपने पूर्व जन्म में यहाँ पर तपस्या की थी, और यहीं से एक नदी निकलती है हेमकुंड से, लक्ष्मण गंगा, ठीक है। यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा है सिखों का, यहाँ पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, और ग्रीष्म काल में इसके कपाट खुलते हैं, और यहाँ पर सिख श्रद्धालु जो है खूब श्रद्धा के साथ जाते हैं। और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, होमकुंड को। 4 धाम है ना उत्तराखंड में, होमकुंड को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, ठीक है। नैनी झील 7 पर्वतों से घिरी हुई है, हेमकुंड भी 7 पर्वतों से घिरी हुई है। सहस्ताल टिहरी में है, सुकंडा ताल बागेश्वर में है, ये लिखा है मैंने, सुकंडा ताल बागेश्वर में है, और गिरिताल या द्रोण ताल जो है वो काशीपुर में। अश्वखुर यानी घोड़े के खुर, घोड़े के खुर का आकार का ताल है। खुर समझते हैं ना, खुर समझते हैं ना, पंजा, पशुओं का जो पंजा होता है तो खुर कहते हैं। तो घोड़े के खुर के आकार का ताल है नल दमयंती ताल। अंशरी या अंधेरी या अप्सरा ताल जो है वो टिहरी में है, अंशरी ताल या अंधेरी ताल या अप्सरा ताल टिहरी में है। गांधी ताल एक्चुअली जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, केदारनाथ से थोड़ा सा ऊपर जा करके एक झील है चौरावरी झील। चौरावरी झील जो है चौरावरी ग्लेशियर से बनी है। चौरावरी ग्लेशियर का पानी रिस के आता है, वो एक ताल में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बना है चौरावरी ताल, वहीं से नदी निकलती है जिसे कहते हैं मंदाकिनी नदी। तो सन 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां इसी ताल में विसर्जित की गई थी, इसलिए इसको गांधी ताल भी कहते हैं। चौरावरी ताल या गांधी ताल कहाँ पर है? केदारनाथ किस जिले में बेटा? रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है ना। तो वहीं पर है ये आपका चौरावरी ताल, रुद्रप्रयाग जिले में। बासुकी ताल टिहरी में है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है, बिरही या गोना ताल जो है वो चमोली है। दरअसल नदी में बाढ़ आ गई थी, अलकनंदा की सहायक नदी बिरही या बिरथी है, उसमें बाढ़ आ गई थी, तो उससे एक झील बनी थी जिसे कहते हैं बिरही या गोना ताल चमोली में। बयां ताल उत्तरकाशी में, नरसिंह ताल सिद्ध ताल चमोली में, इसके अलावा काक भूषंदी ताल चमोली में। वहीं पर है हाथी पर्वत, हाथी पर्वत की तलहटी में है ये आपका काक भूषंदी ताल चमोली जिले में, ठीक है। त्रिकोण ताल सतोपंथ को कहते हैं त्रिकोण ताल। रहस्यमयी या कंकाली ताल भी जो किसको कहते हैं? अच्छा, सतोपंथ को जो है त्रिकोण ताल क्यों कहते हैं? सतोपंथ ताल चमोली जिले में है। कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने तपस्या की थी। पौराणिक काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया है सतोपंथ ताल। वो कहते हैं कि यहीं पर एक शिखर है जिसे कहते हैं स्वर्गरोहिणी शिखर, यहीं पर एक पहाड़ की चोटी है जिससे होकर के पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्ग को चले गए थे। तो स्वर्गरोहिणी शिखर कहाँ पर है? सतोपंथ ताल के पास है, यहीं से अलकनंदा नदी निकलती है, यानी कि सतोपंथ ताल जो है वो अलकनंदा नदी का सोर्स भी है। सतोपंथ ताल अलकनंदा नदी का सोर्स भी है। ओके, आगे चलें। तो
त्रिकोण ताल, रहस्यमय ताल या कंकारी ताल सतोपंथ, त्रिभुज के आकार का ताल भीमताल, त्रिऋषि सरोवर नैनीताल। देखिए त्रिकोण ताल सतोपंथ ताल, त्रिऋषि सरोवर नैनीताल। नल दमयंती ताल जो है उसके 5 कोने हैं, डोडी ताल के 6 कोने हैं और एक है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। ठीक है। झिलमिल ताल चंपावत में है जो कि गोल है, इसे वृत्ताकार ताल या गोल ताल भी कहते हैं। भैंकल ताल अंडे के आकार का अंडाकार है। ठीक है। मासर ताल कटोरे का आकार, मासर ताल कटोरे के आकार का है। श्यामला ताल चंपावत में है, काला रंग है इसका, इसके पानी का रंग कैसा है? काला रंग है। ठीक है। नैनीताल झील जो है, नैनीताल झील जो है उसका पानी जो है वो नीला हरे रंग का है। और मासर ताल को कहते हैं भाई बहन का ताल, मासर ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं। ठीक है। श्यामला ताल चंपावत में, मैंने अभी यहाँ पर लगाया, काले रंग का है। यहाँ इसी ताल के आसपास स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, तो यहीं पर है स्वामी विवेकानंद के नाम से विवेकाश्रम। कहाँ पर? चंपावत में श्यामला ताल। ठीक है। कहते हैं कि इसके आसपास सफ़ेद कमल खिलते हैं। खुरपा ताल नैनीताल में है। भीमताल 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। भीमताल त्रिभुज के आकार का है ना, नैनीताल त्रिऋषि सरोवर है और सतोपंथ ताल त्रिकोण ताल है ना। ओके, नहीं त्रिऋषि सरोवर कौन सा है? नैनीताल, ठीक बोल रहा हूँ। त्रिकोण ताल सतोपंथ ताल है। और खुरपा ताल त्रिभुज के आकार का है, सॉरी खुरपा ताल नैनीताल में है। भीमताल जो है वो 3 पर्वतों से घिरा हुआ है और त्रिभुज के आकार का है। वसुंधरा झरना या वसुंधरा फाल चमोली जिले में है, माणा के पास। वसुंधरा फाल चमोली जिले में है, माणा के पास। ठीक है। और नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। यम के पुत्र नचिकेता हैं, उन्हीं के नाम पर है नचिकेता ताल उत्तरकाशी में। और कुछ रह गया इसमें? अच्छा, गर्म कुंड है, गर्म पानी के स्रोत या गर्म पानी के कुंड, जिसमें आपसे पूछ सकता है सूर्य कुंड जो है यमुनोत्री के पास है, यमुनोत्री में है, यमुनोत्री के पास है, यमुनोत्री में है सूर्य कुंड उत्तरकाशी जिले में। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग जिले में। इसके अलावा गंगानी गंधक का पानी से मिलता है, ये उत्तरकाशी में। तो और भावकुंड जो है वो भावकुंड तपोवन चमोली में, तपोवन के पास है। और चमोली बद्रीनाथ में है तप्तकुंड और उत्तरकाशी में यमुनोत्री में है सूर्य कुंड। ये सारे के सारे जो हैं गर्म पानी के तालाब हैं या गर्म पानी के ताल हैं, जिसमें सूर्य कुंड उत्तरकाशी में, तप्तकुंड बद्रीनाथ में, भावकुंड तपोवन में, गौरीकुंड रुद्रप्रयाग में और गंगानी उत्तरकाशी में। भैया और कुछ बचा इसमें? बचा है ना। सबसे बड़ी झील जो है उत्तराखंड की वो सहस्त्रताल, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील सहस्त्रताल। ठीक है ना। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल। उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल और कुमाऊं की, उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल। ठीक है ना। और उत्तराखंड की सबसे गहरी झील सहस्त्रताल, उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील सहस्त्रताल, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील सहस्त्रताल। ओके। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील भीमताल और कुमाऊं की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल। इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि मैं कंफ्यूज हो रहा था। फिर से बता दूं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी सहस्त्रताल, उत्तराखंड की सबसे गहरी सहस्त्रताल, कुमाऊं की सबसे बड़ी भीमताल और कुमाऊं की सबसे गहरी नौकुचिया ताल, है ना। और नौकुचिया ताल ऐसी झील है जहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं सीजन में। और कुछ बचा इसमें? तो चलिए, आज मैंने 2 क्लासें आपको अपलोड कर दी, एक में जनजाति पढ़ा दी है और एक में झीलें पढ़ा दी हैं। और ये क्रैश कोर्स क्लास है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी पढ़ाया। थैंक यू।